नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल मोहित यादव एजुकेशन पर। इस चैनल पर मैं आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के विभिन्न सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं, जो आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग संबंधित विभिन्न सब एग्जाम जैसे NHPC, UPRNL, पार्क, NTPC, HAL इन स्थानों पर काम आते हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ये हमारे जो क्वेश्चन सीरीज है उसका आज जो 47वां भाग है। 46वें भाग तक के अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां जाकर आप वो प्लेलिस्ट देख सकते हैं और विभिन्न सब्जेक्ट के क्वेश्चन सॉल्व करके अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो आज शुरू करते हैं। आज जो मैं क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहा हूँ आपको, वो है मटेरियल साइंस का चैप्टर हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील। तो हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील सब क्वेश्चन हैं आज के। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने है वो है कि मैच लिस्ट 1 हीट ट्रीटमेंट विथ लिस्ट 2 इफेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज। मतलब पहली लिस्ट में हीट ट्रीटमेंट दिया हुआ है, दूसरे पर उस पर उसका क्या इफेक्ट क्या प्रॉपर्टी पड़ता ही दिया है। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। ठीक, और उसके अनुसार पर हमको आंसर को चूज करना है। लिस्ट 1 में दिया हुआ है अनिलिंग, नाइट्राइडिंग, मार टेम्परिंग, नॉर्मलाइजिंग। दूसरे में दिया है रिफाइंड ग्रेन स्ट्रक्चर, इम्प्रूव्स द हार्डनेस ऑफ द होल मास, इंक्रीजेज सरफेस हार्डनेस, इम्प्रूव्स डक्टिलिटी। ठीक, देखिए आपको देखिए जो चार ऑप्शन सबसे पहले दिया है एनिलिंग, तो सबसे पहले नीचे के हम ऑप्शन देखते हैं, उसके आधार पर मैच कराते हुए चलते हैं। सबसे पहले दिया है रिफाइंड ग्रेन स्ट्रक्चर। देखिए ग्रेन स्ट्रक्चर का रिफाइनमेंट किस में होता है। ग्रेन स्ट्रक्चर का रिफाइनमेंट जो होता है वो किस में होता है, वो आपको नाइट्राइडिंग प्रोसेस में होता है। तो नाइट्राइडिंग प्रोसेस के लिए ग्रेन फाइन रिफाइनमेंट मतलब ए का पी के लिए क्या हो जाएगा 1। तो बी के लिए 1 किस में दिया हुआ आपको, बी के लिए 1 दिया है ऑप्शन नंबर रिफाइंड ग्रेन स्ट्रक्चर हमको प्राप्त होता है नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस में। और नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस क्या है, नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस डी नंबर में दिया हुआ है। तो डी के लिए 1 हो जाएगा। तो डी के लिए 1 आपको कहाँ दिया हुआ, डी के लिए 1 आपको दिया है आंसर नंबर ए में दिया है, यहाँ पे ए में। इसके अलावा और कहीं नहीं दिया है, तो यही सीधे सीधे हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए इस आधार पर हम लोग बाकी को मैच करा लेते हैं। दिया है ए का 4, ए का 4 मतलब अनिलिंग प्रोसेस के लिए 4, इम्प्रूव डक्टिलिटी। देखिए अनिलिंग प्रोसेस क्या होता है, अनिलिंग प्रोसेस क्या होता है, ये वेरी स्लो कूलिंग होती है। इसमें देखिए इसमें पदार्थ को गर्म किया जाता है, जो मटेरियल हमारा स्टील है उसको गर्म किया जाता है और काफ़ी स्लो कूलिंग की जाती है। ठीक, जितना हम लोग स्लो कूलिंग करेंगे पदार्थ की डक्टिलिटी उतनी बढ़ती जाएगी। तो इससे क्या है, डक्टिलिटी इम्प्रूव होती है, साथ ही मशीनेबिलिटी भी इम्प्रूव होती है। और उसमें जितने भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर होते हैं, जितने भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर के इम्परफेक्शन होते हैं, मतलब जितने भी उसमें दोष होते हैं सभी सही हो जाते हैं। तो ये एनिलिंग प्रोसेस होता है। जबकि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस में पदार्थ को या स्टील को गर्म किया जाता है, लेकिन उसको ठंडा किया जाता है, सिर्फ एयर में ठंडा किया जाता है। उससे क्या है, इंटरनल स्ट्रेसेस तो रिमूव हो जाती है, साथ में इसकी में भी डक्टिलिटी बढ़ती, लेकिन उतनी नहीं बढ़ती जितनी एनिलिंग प्रोसेस में बढ़ती है। ठीक, ओके। लेकिन इसलिए इसमें जो मटेरियल प्राप्त होता है वो अनिलिंग प्रोसेस की अपेक्षा अधिक हार्ड होता है। ठीक, अब देखिए दोनों में अंतर क्या है। अनिलिंग प्रोसेस में जो होगा वो हमको जो फाइनल स्ट्रक्चर प्राप्त होता है वो होता है हम लोग का जो प्राप्त होता है वो कोर्स परलाइट प्राप्त होता है। इसलिए जो मटेरियल हमको अनिलिंग प्रोसेस के प्राप्त होगा उसकी डक्टिलिटी अधिक होगी। जबकि नॉर्मलाइजिंग में जो हमको स्ट्रक्चर प्राप्त होता है वो फाइन परलाइट होता है। इसीलिए क्या उसको थोड़ा सा हार्ड होता है अपेक्षाकृत अनिलिंग प्रोसेस के। तो देखिए ए अनिलिंग के लिए क्या हो जाएगा 4, मतलब इम्प्रूव डक्टिलिटी। दूसरा दिया नाइट्राइडिंग प्रोसेस क्या होता है। देखिए नाइट्राइडिंग प्रोसेस होता है उसमें हम लोग सरफेस की हार्डनिंग करते हैं। ये कैसी प्रोसेस है, हार्डनिंग प्रोसेस है। ठीक, तो इसमें क्या होता है, हम लोग सरफेस की हार्डनिंग करते हैं, जिससे क्या है सरफेस की सतह पे किसी प्रकार का खुरच वगैरह ना आए, किसी प्रकार का इंडेंटेशन, पेनिट्रेशन और किसी प्रकार का स्क्रैच ना आए। इसलिए हम उसकी सतह को हार्ड करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग नाइट्राइडिंग प्रोसेस का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो इसका हो जाएगा बी का 3 हो जाएगा। तीसरा दिया है मार टेम्परिंग क्या करते हैं, मार टेम्परिंग मतलब प्रोसेस होता है, देखिए टेम्परिंग प्रोसेस होता है। टेम्परिंग प्रोसेस है
में का देखिए क्या उपयोग है। जब अगर हम देखें, अगर हम किसी पदार्थ के हार्डनेस को बढ़ा देते हैं तो हम जानते हैं जब हार्डनेस बढ़ जाती है तो उसकी ब्रिटलनेस भी बढ़ जाती है। तो पदार्थ जो हार्ड होता है वो ब्रिटल भी होता है, इसीलिए ब्रिटल मटेरियल का है इम्पैक्ट लोड को नहीं सह पाता। तो इसीलिए कोई पदार्थ यदि हार्ड है साथ ही साथ हम लोग उसको ब्रिटलनेस उसकी समाप्त करना चाहते हैं तो उसकी हम लोग क्या करते हैं, टेम्परिंग की जाती है। उसकी क्या की जाती है, टेम्परिंग की जाती है। तो टेम्परिंग क्या होता है, टेम्परिंग के द्वारा हम लोग पदार्थ की टफनेस को बढ़ाते हैं। क्या करते हैं, पदार्थ की टफनेस को बढ़ाते हैं। टफनेस क्या होता है, टफनेस को प्रॉपर पदार्थ की प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वो इम्पैक्ट स्ट्रेंथ को सह सकता है। तो टेम्परिंग प्रोसेस के द्वारा हम लोग उसकी टफनेस को बढ़ाते हैं। टेम्परिंग प्रोसेस जो होता है दो तरीके का होता है, एक होता है ऑज टेम्परिंग और दूसरा होता है मार टेम्परिंग। ठीक, एक होता है ऑस टेम्परिंग, दूसरा होता है मार टेम्परिंग। ऑस टेम्परिंग क्या होता है, ऑस टेम्परिंग में हम लोग उसको जो भी स्टील है उसको इस प्रकार से गर्म करते हैं कि वो उसका मार्टेनसाइट फॉर्मेशन से भी अबव लाइन तक चला जाता है, उसके ऊपर लाइन तक, फिर उसको आइसोथर्मली ठंडा करते हैं। तो इसमें जो स्ट्रक्चर प्राप्त होता है 100% बेनाइट का स्ट्रक्चर प्राप्त होता है। किसका स्ट्रक्चर प्राप्त होता है, बेनाइट का, BANITIC, बेनाइटिक स्ट्रक्चर प्राप्त होता है। बेनाइटिक स्ट्रक्चर की विशेषता ये होती है कि इसकी मशीनिंग बहुत आसान हो जाती है। दूसरा प्राप्त होता है हमको मगर मार टेम्परिंग। ठीक है, मार टेम्परिंग की अगर बात करें तो मार टेम्परिंग जो स्ट्रक्चर प्राप्त होता है मार्टेनसाइटिक स्ट्रक्चर प्राप्त होता है। क्या होता है, मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर प्राप्त होता है। मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर जो है वो सबसे हार्ड स्ट्रक्चर होता है स्टील का। स्टील का सबसे हार्डेस्ट स्ट्रक्चर क्या होता है, मार्टेनसाइट होता है। ठीक, इसके कारण इसमें क्या है, क्योंकि ये सबसे हार्ड होता है इसलिए जब हम लोग मार टेम्परिंग करते हैं तो इसमें क्या है, डक्टिलिटी बहुत कम होती है, तो फिर टफनेस बढ़ जाती है लेकिन डक्टाइल बहुत कम हो जाता है। जबकि ऑस टेम्परिंग में डक्टिलिटी भी बनी रहती है, टफनेस भी आ जाती है, और हार्ड मटेरियल करें तो हार्डनेस भी बैलेंस हो जाती है। तो इस प्रकार से मार टेम्परिंग क्या करता है, पूरे पूरे मास के हार्डनेस को इम्प्रूव करता है। इम्प्रूव करने का यहाँ मतलब है कि वो ब्रिटिल नहीं रह जाता है और हार्ड भी बना रहता है, मतलब उसको टफनेस दी जाती है। ठीक, और चौथा दिया है नॉर्मलाइजिंग। नॉर्मलाइजिंग के लिए 1 रिफाइंड ग्रेन स्ट्रक्चर। नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस क्या कहते हैं, हम पदार्थ को क्या कहते हैं, गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद उसको सिर्फ एयर में ही ठंडा करते हैं, उससे इंटरनल स्ट्रेसेस रिमूव हो जाती है और उसमें फाइन परलाइट्स का स्ट्रक्चर बनता है। जो फाइन परलाइट का स्ट्रक्चर बनता है उसके कारण क्या है, हमको पदार्थ की मतलब पदार्थ की नॉर्मलाइजिंग हो जाती है और उसका सरफेस उसका क्या होता है, उसमें ग्रेन स्ट्रक्चर उसका रिफाइंड हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो इसका आंसर क्या हो गया है, इसका आंसर जो हम लोग को मिल रहा है उसका आंसर मिल रहा है ए। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स व्हेन अ मेटल और एलॉय इज कोल्ड वर्कड। ठीक, इट वर्कड बिलो रूम टेम्परेचर, इट इज वर्कड बिलो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, इट्स हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, इट हार्डनेस इंक्रीजेस बट स्ट्रेंथ डज नॉट इंक्रीज। ठीक, देखिए इन्होंने कहा है कि व्हेन ए मटेरियल इज कोल्ड वर्क, तो सबसे पहले हम बता दें आपको कोल्ड वर्किंग और हार्ड वर्किंग क्या होता है। कोल्ड वर्किंग एंड हॉट वर्किंग, कोल्ड वर्किंग एंड हॉट वर्किंग। ठीक, कोल्ड वर्किंग या हॉट वर्किंग क्या होता है, जब किसी पदार्थ को उसकी रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर क्या होता है, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पर अगर किसी मटेरियल को गर्म कर दिया जाए तो उसके क्रिस्टल फिर से स्वयं को बनाना शुरू कर देते हैं। उसके सारे क्रिस्टल जो पूर्व क्रिस्टल होते हैं वो समाप्त होकर के फिर से स्वयं के नए क्रिस्टल्स, नए ग्रेन बाउंड्री, सब कुछ नया ग्रेन स्ट्रक्चर बनने का निर्माण होना शुरू हो जाता है। उस टेम्परेचर को कहा जाता है रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। ठीक, तो इसको कहा जाता है रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। तो अगर हम किसी प्रोसेस को या किसी वर्किंग को इस प्रकार से कर रहे हैं कि उसमें अपने पदार्थ का टेम्परेचर सिर्फ इतना बढ़ाया है कि उसका टेम्परेचर रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से कम है, मतलब हमने किसी पदार्थ को सिर्फ इतना गर्म किया है कि उसका जो उसको वर्किंग के लिए इतना गर्म किया है कि उसका टेम्परेचर रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से कम है, तब उसे हम कहते हैं कोल्ड वर्किंग कहते हैं। तब उसे हम क्या कहते हैं, कोल्ड वर्किंग कहा जाता है।
उसके। और यदि हम पदार्थ को इस टेम्परेचर तक गर्म करें जिस टेम्परेचर तक उसका रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर उससे अधिक टेम्परेचर तक गर्म करते हैं, फिर उस पर प्रोसेस करते हैं, तो उसे कहा जाता है, उसे हॉट वर्किंग कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? हॉट वर्किंग कहा जाता है। इसे कोल्ड वर्किंग, उसे हॉट वर्किंग कहा जाता है। अब देखिए दोनों में अंतर क्या होता है। यदि हम दोनों की तुलना करें, एक तरफ हमने कोल्ड वर्किंग प्रोसेस ले लिया, दूसरी तरफ हॉट वर्किंग प्रोसेस ले लिया, तो देखिए क्योंकि कोल्ड वर्किंग प्रोसेस में किसी प्रकार का रिक्रिस्टलाइजेशन नहीं होता है, इसमें किसी प्रकार का रिक्रिस्टलाइजेशन नहीं होता है, जबकि हॉट वर्किंग प्रोसेस में रिक्रिस्टलाइजेशन होता है। ओके, कोल्ड वर्किंग प्रोसेस में क्योंकि किसी प्रकार का रिक्रिस्टलाइजेशन नहीं होता है, इसीलिए इसमें इंटरनल स्ट्रेसेस रह जाती हैं। कौन सी स्ट्रेसेस? इंटरनल स्ट्रेसेस बनी रह जाती हैं, जबकि इसमें इंटरनल स्ट्रेसेस क्या है? रिमूव हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि एक तरह से रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर ऊपर चला जाता है, और जब इसमें जब ठंडा हो रहा हो तो उसमें फिर इसका किसी क्रिस्टल से नए क्रिस्टल बनते हैं, तो उसमें किसी प्रकार की स्ट्रेसेस नहीं रह जाती हैं। ठीक, तो कोल्ड वर्किंग प्रोसेस में क्या है? इंटरनल स्ट्रेसेस रह जाती हैं, जबकि हॉट वर्किंग प्रोसेस में इंटरनल स्ट्रेसेस नहीं रह जाती हैं। अब देखिए किसी पदार्थ पे या किसी मटेरियल जितना अधिक वर्क किया जाता है वो उतना ही हार्ड हो जाता है और उतनी स्ट्रेंथ उसकी बढ़ जाती है। तो जो कोल्ड वर्किंग प्रोसेस होता है, इसमें जो हमको पदार्थ प्राप्त होता है वो क्या होगा? उसके वो हार्ड हो चुका, उसकी सरफेस क्या है? हार्ड हो चुकी, हार्ड सरफेस प्राप्त हो चुका होगा, साथ में इसकी स्ट्रेंथ भी क्या है? बढ़ जाती है। क्योंकि हॉट वर्किंग प्रोसेस में हम लोग क्या है? आसानी से उसको कोई भी शेप दे रहे होते हैं, इसीलिए क्या उसमें किसी प्रकार की हार्डनेस या उसमें किसी प्रकार की हार्डनेस नहीं आती है मटेरियल में, साथ ही उसमें उसके स्ट्रेंथ में भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, अब देखिए और अंतर क्या होते हैं। और अंतर अगर हम लोग देखें तो जो हॉट वर्किंग, इस तरफ कोल्ड वर्किंग प्रोसेस लिए थे और इस तरफ हॉट वर्किंग प्रोसेस ले लें, देखिए जो कोल्ड वर्किंग प्रोसेस होगा, एक कोल्ड वर्किंग प्रोसेस होता है, इसमें हमको क्लोज डायमेंशनल टॉलरेंस एक्यूरेसी, डायमेंशनल एक्यूरेसी प्राप्त होती है। मतलब इसमें जो पदार्थ प्राप्त होगा उसमें हम लोग की जो एक्यूरेसी, अगर जैसे मान लीजिए हम लोग इस साइज़ का मटेरियल बनाना चाहते हैं, तो कोल्ड वर्किंग प्रोसेस में हम लोग उस साइज़ के अधिक नज़दीक तक मटेरियल को शेप दे सकते हैं, जबकि हॉट वर्किंग प्रोसेस में हमको जो डायमेंशनल एक्यूरेसी होती है, डायमेंशनल एक्यूरेसी वो उतनी प्राप्त नहीं होती है। तो मतलब इसमें जो डायमेंशनल एक्यूरेसी होती है वो लेस होती है, जबकि कोल्ड वर्किंग प्रोसेस में जो डायमेंशनल एक्यूरेसी क्या है? अच्छी होती है। तो इसमें कोल्ड वर्किंग प्रोसेस में हाई डायमेंशनल एक्यूरेसी प्राप्त होती है, जबकि कोल्ड वर्किंग प्रोसेस में हमको गुड डायमेंशनल एक्यूरेसी यानी हाई डायमेंशनल एक्यूरेसी प्राप्त होती है, जबकि इसमें हाई डायमेंशनल एक्यूरेसी प्राप्त नहीं होती है। अगला अंतर की अगर हम लोग बात करें तो जो कोल्ड वर्किंग प्रोसेस होता है कि उसमें जो सरफेस फिनिश प्राप्त होता है, ठीक, कोल्ड वर्किंग प्रोसेस का जो सरफेस फिनिश होता है, कोल्ड वर्किंग प्रोसेस का सरफेस फिनिश वो गुड होता है, बहुत अच्छा गुड सरफेस फिनिश प्राप्त होता है। मतलब इसकी सतह पर किसी प्रकार का स्केलिंग नहीं होता, किसी प्रकार का ऑक्सीडाइजेशन नहीं होता, क्योंकि प्रोसेस क्या है? लेस है। ठीक, और हॉट वर्किंग प्रोसेस में क्या होता है? इसमें जो सरफेस फिनिश प्राप्त होता है वो पुअर होता है। सरफेस फिनिश क्या होता है? पुअर होता है। क्यों पुअर होता है? जब वो गर्म होता है तो उसको जब हम लोग धीरे धीरे रख, उसकी जो ऊपरी सतह है वायुमंडल के ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उसमें स्केल्स बन जाता है, जिसके कारण उसकी ऊपरी सतह का सरफेस फिनिश उतना अच्छा प्राप्त नहीं होता है। तो ये सब क्या होता है? मुख्य अंतर होते हैं कोल्ड वर्किंग प्रोसेस एंड हॉट वर्किंग प्रोसेस में। ठीक, तो देखिए कोई भी पदार्थ क्या है? कोल्ड वर्कड है या हॉट वर्कड है, ये सिर्फ हम लोग इससे नहीं कह सकते कि उस पदार्थ को गर्म किया जा रहा है। जब तक कि उस पदार्थ को उसकी रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के ऊपर तक नहीं गर्म किया जाएगा, तब तक वो प्रोसेस कोल्ड वर्किंग प्रोसेस ही कहलाएगा। और इसी प्रकार यदि कोई पदार्थ अपने रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के ऊपर तक है, पहले से ही है, तो वो भी हॉट वर्किंग प्रोसेस ही कहलाएगा। उदाहरण के लिए जो लेड होता है, लेड को अपने रूम टेम्परेचर पर अगर रहेगा तो रूम टेम्परेचर पर ही अपने रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ऊपर होता है, जिसके कारण हम लोग कह सकते हैं कि वो जब उसको अगर रूम टेम्परेचर पर ही वर्क किया जाए तब भी वो हॉट वर्क प्रोसेस ही कहलाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है आपके सामने, ये क्वेश्चन है आपका, व्हेन अ मेटल और अलॉय इज कोल्ड वर्क, किसी मेटल की अगर कोल्ड वर्किंग की जाती है
तो इट वर्क बिलो द रूम टेम्परेचर। कोल्ड वर्किंग में क्या, इट इज़ वर्क बिलो द रूम टेम्परेचर, नो रूम टेम्परेचर नहीं, इट इज़ वर्क बिलो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। ठीक, ये क्या है, इट इज़ वर्क बिलो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर है। दूसरा, इट हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ इंक्रीजेज। हाँ, अगर कोल्ड वर्किंग प्रोसेस उसकी हार्डनेस और स्ट्रेंथ बढ़ती है। इट्स हार्डनेस इंक्रीजेस बट स्ट्रेंथ डस नॉट इंक्रीजेज। उसकी हार्डनेस बढ़ती है लेकिन स्ट्रेंथ नहीं बढ़ती है, तो ये गलत है। उसकी हार्डनेस भी बढ़ती है, साथ में उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 एंड 3। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 एंड 3। आगे बढ़ते हैं। गाइडवेज ऑफ लेथ बेड्स आर हार्डन्ड बाय। देखिए हार्डनिंग प्रोसेस, जो अगर हम हार्डनिंग प्रोसेस के बारे में बात करें तो देखिए, अगर हम पूरे हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस की बात करें तो पूरे हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में क्या है, कौन कौन से प्रोसेस होता है। एक होता है एनिलिंग, ठीक, उसके बाद नॉर्मलाइजिंग, ठीक, फिर हार्डनिंग, ठीक, हार्डनिंग। उसके बाद एक होता है केस हार्डनिंग, एक होता है, चौथा प्रोसेस होता है केस हार्डनिंग। ठीक, देखिए अनिलिंग क्या होता है, अनिलिंग प्रोसेस में पदार्थ को, ठीक, उसके रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के ऊपर का तक गर्म किया जाता है, या क्या कहें कि लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर तक गर्म किया जाता है। और जब उसको ठंडा किया जाता है, ठीक, जब उसको तो बहुत स्लो कूलिंग की जाती है, वेरी स्लो कूलिंग। कभी पहले उसे फर्नेस में कूल किया जाता है, उसके बाद उसको राख के अंदर, उस फर्नेस की राख में दबा के कूल किया जाता है। उसके बाद जब उससे भी अधिक टेम्परेचर नहीं प्राप्त हो, मतलब उससे भी उस टेम्परेचर को और अधिक मेंटेन नहीं रहता, उसके बाद उसको एयर में कूल किया जाता है। तो इस प्रकार से जो उसकी कूलिंग होती है, एनिलिंग प्रोसेस में कूलिंग वेरी स्लो कूलिंग रखा जाता है, जिसे हम लोग कह सकते हैं कि आइसोथर्मल कूलिंग कर रहे होते हैं। तो जिसके कारण हमको जो ग्रेन स्ट्रक्चर प्राप्त होता है, कोर्स परलाइट प्राप्त होता है। और इसकी क्या होती है, डक्टिलिटी अधिक होती है, मशीनेबिलिटी अधिक होती है, और सारे के सारे स्ट्रक्चरल इम्परफेक्शन रिमूव हो जाते हैं। नॉर्मलाइजिंग की बात करें तो नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस पदार्थ को क्या है, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे तक ही गर्म किया जाता है और फिर उसको एयर में ठंडा किया जाता है। तो इसमें जो इसका स्ट्रक्चर प्राप्त होता है वो फाइन परलाइट प्राप्त होता है, जो क्या होता है, जिसकी डक्टिलिटी भी होती है और हार्डनेस भी होती है। लेकिन ये क्या होता है, एनिलिंग प्रोसेस की अपेक्षा अधिक हार्ड होता है और उसकी डक्टिलिटी क्या है, एनिलिंग प्रोसेस की अपेक्षा कम होती है। अगर हम हार्डनिंग प्रोसेस की बात करें तो हार्डनिंग प्रोसेस क्या है, पदार्थ को हार्ड बनाने का काम आता है, मतलब उसकी हार्डनिंग कर, भीतर के पार्ट की हार्डनिंग करने के लिए। ठीक, केस हार्डनिंग क्या है, केस हार्डनिंग प्रोसेस सहायता से हम लोग क्या है कि पूरे मास को, जो बॉडी का मास है उसको पूरे को हार्ड ना करके सिर्फ उसकी सतह की हार्डनिंग की जाती है। उसकी सतह सिर्फ क्या करते हैं, उसकी सतह की हार्डनिंग की जाती है। तो इसे क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं केस हार्डनिंग कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, केस हार्डनिंग कहते हैं। केस हार्डनिंग कई तरीके से की जा सकती है, जैसे कार्बोराइजिंग, केस हार्डनिंग के लिए कार्बोराइजिंग किया जा सकता है, नाइट्राइडिंग किया जा सकता है, नाइट्राइडिंग, ठीक। तीसरा होता है साइनाइडिंग, SYENIDING, साइनाइडिंग की जा सकती है। चौथा है फ्लेम हार्डनिंग की जा सकती है। क्या की जा सकती है, फ्लेम हार्डनिंग, ठीक। और एक और होता है इंडक्शन हार्डनिंग, ठीक। तो ये सभी केस हार्डनिंग प्रोसेस मतलब सिर्फ उसकी सतह की हार्डनिंग की जा रही हो, पूरे मास की हार्डनिंग ना की जा रही हो। तो ऐसी सतह हो, इसको क्या कहते हैं हम लोग, केस हार्डनिंग कहा जाता है। ओके, तो देखिए इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूँ। तो कार्बोराइजिंग में क्या होता है, एक सॉलिड पाउडर यूज़ किया जाता है, कार्बन पाउडर, ठीक, जिसमें क्या है, इसमें कार्बोराइजिंग कंपाउंड होता है, चोक होता है, चारकोल होता है, और ठीक, ये जो पदार्थ होते हैं इन सब का प्रयोग करके कार्बोराइजिंग की जाती है। तो इसे कहते हैं पैक कार्बोराइजिंग कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, पैक कार्बोराइजिंग। तो इसमें एक कंटेनर में सारे मटेरियल रख के, चारकोल, कोक, कार्बोराइजिंग कंपाउंड रख के, इसके बीच में जिस चीज़ की हार्डनिंग करनी होती है उसको रख देते हैं, और क्या कहते हैं, इसको गर्म किया जाता है। इसे गर्म किया जाता है तो उसकी ऊपरी सतह है इस कार्बन से अभिक्रिया करके क्या करती है, स्वयं को मतलब हार्ड कर लेती है। इसकी ऊपरी सतह क्या है, इस कार्बन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन और क्या कहते हैं आयरन, उसकी ऊपर सतह जो है, दोनों अभिक्रिया करके एक हार्ड कंपाउंड का निर्माण करती है, जो उसकी ऊपरी सतह पर रह जाता है। इसको हम जितनी देर तक उसमें गर्म कर रहे होंगे तो हार्ड मटेरियल की सतह उतनी अधिक दूर तक हो जाती है। दूसरा होता है
तो गैस कार्बोराइजिंग ही किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? गैस कार्बोराइजिंग। तो गैस कार्बोराइजिंग में हम लोग कौन सा गैस यूज़ करते हैं? ईथेन यूज़ करते हैं और मीथेन यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या है कि इसमें क्या, इस गैस की सहायता से पदार्थ की ऊपरी सतह को गर्म किया जाता है, जिससे गैस में उपस्थित जो कार्बन होता है वो उसकी सतह से अभिक्रिया कर लेता है और हार्ड हो जाता है। ठीक, इसके अलावा अगर हम लोग साइनाइडिंग की बात करें, साइनाइडिंग तो इसमें क्या कहते हैं? साइनाइड का प्रयोग किया जाता है, जो कि सोडियम साइनाइड होता है। सोडियम साइनाइड होता है, सोडियम साइनाइड होता है। इस सोडियम साइनाइड क्या करता है कि इसमें भी वही तरीका है, हम लोग उसकी सतह पे सोडियम साइनाइड की फ्लेम रहती है। सोडियम साइनाइड कभी कभी ऐसा मटेरियल भी यूज़ कर सकते हैं, उसकी सतह पर अप्लाई करते हैं, जिसके कारण अभिक्रिया के कारण वो बन जाता है सीधी सतह, उसको उसकी लेयर बन जाती है जो कि उसकी हार्डनिंग करती है। उसके अलावा नाइट्राइडिंग प्रोसेस में हम लोग अमोनिया गैस का यूज़ करते हैं, और प्रोसेस वही है जो इसके पहले का प्रोसेस जो गैस कार्बोराइजिंग का है। ठीक, तो इस प्रकार से तो प्रोसेस जो कहलाते हैं, इसके विभिन्न प्रकार के केस हार्डनिंग प्रोसेस हैं। तो उन्होंने पूछा गाइडवेज ऑफ द लेथ आर हार्डेंड बाय। ठीक, तो जो होता है लेथ की गाइडवेज जो है, जैसे जिस पर जो हम लोग का स्लाइडर मूव करता है, ठीक, या उसका सीधे उसमें जो लेथ होती है उसमें जो जिस पर हम लोग स्लाइडर मूव कराते हैं, ठीक, क्रॉस स्लाइड को, तो उसको उसकी हार्डनिंग, उस गाइड वे की हार्डनिंग किस प्रोसेस से की जाती है? तो उस गाइड वे की जो हार्डनिंग की जाती है वो फ्लेम हार्डनिंग की जाती है। कौन सी हार्डनिंग की जाती है? फ्लेम हार्डनिंग। इसमें फ्लेम से क्या है? फ्लेम की सहायता से उसमें से जो भी पदार्थ है, जिस जो भी लेना है, अगर हम लोग साइनाइड ले सकते हैं, नाइट्राइड ले सकते हैं, ईथेन, मीथेन, जो भी प्रोसेस है उसका प्रयोग करके उसके प्रयोग से फ्लेम बनाई जाती है। उस फ्लेम से उसके ऊपर उस फ्लेम को चलाया जाता है गाइड वेज पे, तो उसकी ऊपरी सतह क्या है? कार्बन से अभिक्रिया करके हार्ड कंपाउंड बना लेती है, जिस और उसकी सतह क्या है? हार्ड हो जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर डी हो गया। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग क्वेंचिंग मीडिया। जिन्होंने 4 क्वेंचिंग मीडिया दिए हैं: ऑयल, वाटर प्लस NaOH और ब्राइन। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दिस मीडिया इन ऑर्डर टू इंक्रीजिंग हार्डनेस ऑफ द स्टील अंडर गोइंग हीट ट्रीटमेंट। इन्होंने कहा इसको इस क्रम में रखाना है कि इनका इंक्रीजिंग हार्डनेस की इंक्रीजिंग ऑर्डर प्राप्त हो। तो देखिए होता क्या है कि जो पदार्थ के कूलिंग रेट जितना ज़्यादा होगा वो उसमें जो स्टील की हार्डनेबिलिटी उतनी अधिक होगी। मतलब कूलिंग जो हार्डनेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कूलिंग रेट। ठीक, तो कूलिंग रेट ज़्यादा होगा, मतलब जितना ज़्यादा तेज़ी से हम किसी चीज़ को ठंडा कर देंगे वो चीज़ उतनी ही ज़्यादा हार्ड हो जाएगी, और जितना स्लो कूलिंग करेंगे उतनी ही उसकी कूलिंग कम होगी। तो अगर हम लोग कूलिंग रेट की बात करें तो इन सभी में जो सबसे स्लो कूलिंग होगी वो होती है ऑयल की। सबसे स्लो कूलिंग किसकी होती है? ऑयल की होती है। उससे तेज कूलिंग किस में होती है? वाटर में होती है। उससे भी तेज कूलिंग क्या होती है? वाटर प्लस NaOH में होती है। और सबसे तेज कूलिंग किस में होती है? ब्राइन में होती है। ब्राइन का मतलब क्या होता है? ब्राइन मतलब किसी साल्ट, जो भी साल्ट है वो वाटर में घुला हुआ है। ठीक, ये साल्ट कौन कौन से हो सकते हैं? NaCl हो सकता है, NaOH भी हो सकता है, और उसके बाद CaCl2 भी हो सकता है, कोई भी साल्ट हो सकता है। तो ये भी क्या है? जो तीसरा नंबर, ये भी ब्राइन ही है। तो इसमें क्या है, अगर हम लोग इस चारों को देखें तो सबसे जो कूलिंग रेट प्राप्त होता है वो कूलिंग रेट क्या है? पहला कूलिंग रेट ऑयल है, दूसरा वाटर है, तीसरा वाटर प्लस NaOH है, चौथा क्या है? ब्राइन है। और यही इसकी क्या है? हार्डनेबिलिटी भी हो जाएगी। ठीक, तो हार्डनेबिलिटी का क्या क्रम होगा? कूलिंग रेट जिस क्रम में बढ़ेगा उसी रेट में हार्डनेस भी उस स्टील की बढ़ेगी। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दिस मीडिया इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग हार्डनेस ऑफ स्टील अंडर गोइंग हीट ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले क्या है? हार्डनेस किस में क्या है? बढ़ती हुई प्राप्त होगी। ठीक, तो जो आपको क्रम मिलना चाहिए हार्डनेस के बढ़ते हुए क्रम में, तो सबसे अधिक हार्ड कौन सी चीज़ सबसे अधिक हार्ड, स्टील को सबसे अधिक हार्ड कौन बनाएगा? सबसे अधिक हार्ड आपको जो प्राप्त होगा, क्या कहते हैं, सबसे अधिक हार्ड ब्राइन बनाएगा, और सबसे कम हार्ड कौन बनाएगा? ऑयल बनाएगा। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो सबसे कम हार्ड कौन बनाएगा? ऑयल बनाएगा। तो नंबर 1, लास्ट में नंबर 4। तो देखिए इसमें नंबर 1 पे, तो मतलब हम लोग को जो क्रम बनाना है इसमें क्या हो जाएगा? नंबर 1, देन 2, देन 3, देन 4। तो 1, 2, 3, 4 हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो हमारे का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1, 2, 3 एंड 4। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। टेम्परिंग ऑफ क्वेंच मार्टेनसाइट स्टील इज नेसेसरी टू इम्प्रूव द।
टेम्परिंग क्यों जरूरी है, उन्होंने सीधा सीधा पूछा है। देखो जब हम लोग क्वेंचिंग कर देते हैं तो उसको क्या, क्वेंचिंग मतलब होता है कि जब हम लोग पदार्थ को गर्म करने के बाद सीधे किसी कूलिंग मीडियम में डुबो देते हैं तो उसे कहा जाता है क्वेंच कर देना। तो क्वेंच होने से क्या होता है, उसकी पूरा मास जो होता है बहुत तेजी से ठंडा होता है और पूरा पूरा मास क्या है, हार्ड हो जाता है। और जब हार्ड हो जाता है तो ब्रिटल भी हो जाता है। तो उस ब्रिटलनेस को समाप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसमें हम लोग टफनेस लाना चाहते हैं। और टफनेस कब आएगी, जब हम लोग उसमें थोड़ी सी डक्टिलिटी भी आ जाए। ठीक, तो क्योंकि जितनी थोड़ी सी डक्टिलिटी और हार्डनेस ढेर, ठीक, दोनों को मिला करके हम लोग क्या बन जाएगा, टफनेस आ जाएगी, जिसे टेम्परिंग कहते हैं। तो टेम्परिंग ऑफ द क्वेंच्ड मटेरियल की टेम्परिंग क्यों की जाती है, ठीक, तो इम्प्रूव द, क्या इम्प्रूव करने के लिए, हार्डनेस ऑफ द मेटल। वो ऑलरेडी इतना हार्ड हो चुका होता है क्वेंचिंग के कारण कि उसको हार्डनेस की जरूरत नहीं होती है। सरफेस टेक्सचर ऑफ द मेटल, देखिए सरफेस टेक्सचर ऑफ द मेटल के लिए हम लोग केस हार्डनिंग करते हैं, फुल हार्ड, ठीक, उसके लिए टेम्परिंग नहीं की जाती, ठीक, इसके लिए हम लोग केस हार्डनिंग करते हैं, टेम्परिंग नहीं करते हैं। कोरोजन रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल कोरोजन रेजिस्टेंस का टेम्परिंग से कोई प्रभाव नहीं है। डक्टिलिटी ऑफ द मेटल, हाँ, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, डक्टिलिटी ऑफ द मेटल। इसमें क्या होता है, टेम्परिंग करने से क्या होता है, मेटल की डक्टिलिटी थोड़ी सी इम्प्रूव हो जाती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा डी। ठीक, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। ट्रिपल टी डायग्राम इंडिकेट द टाइम एंड द टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ। देखिए मैंने आपको इसके पिछले जो पुराना लेक्चर था उसमें हमने आपको बताया था कि जो ऑस्टेनाइट होता है, ऑस्टेनाइट की सारी प्रॉपर्टी बेस्ट से बेस्ट होती है। मतलब वो क्या होता है, कोरोजन रेजिस्टेंस भी होता है, शाइनिंग होता है, उसकी डक्टिलिटी अच्छी होती है, उसकी टफनेस अच्छी होती है। तो लेकिन उसकी सबसे बड़ी तो हम ये क्या है, हम चाहते क्या है कि ये ऑस्टेनाइट ही हमको स्टील में हमेशा प्राप्त हो। लेकिन समस्या क्या है, इसकी समस्या ये है कि रूम टेम्परेचर स्टेबल नहीं होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, भिन्न भिन्न हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करते हैं, जिसके कारण चाहते हैं कि ऑस्टेनाइट रूम टेम्परेचर पर स्टेबल हो जाए। तो उसी के लिए हमको ट्रिपल टी डायग्राम बनाते हैं। ट्रिपल टी डायग्राम की विशेषता क्या होती है, ये बताता है कि देखिए जो अभी आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम है वो सिर्फ परसेंटेज और कार्बन परसेंट और टेम्परेचर भी संबंध बताता है। वो ये नहीं बताता कि अगर हम लोग कूलिंग रेट अलग अलग रखेंगे तो हमको क्या क्या प्राप्त होगा। तो ट्रिपल टी डायग्राम ट्रिपल टी डायग्राम टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम जो होता है वो एग्जैक्टली हमको बताता है कि हम किस कूलिंग रेट से गर्म या ठंडा करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा। तो एक्चुअली ये ट्रांसफॉर्मेशन किस चीज़ का ट्रांसफॉर्मेशन बताता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन बताता है ऑस्टेनाइट का। ऑस्टेनाइट गर्म करने पर के बाद अपर क्रिटिकल टेम्परेचर धीरे धीरे ठंडा करने पर, जो मतलब धीरे ठंडा करने पर, तेज ठंडा करने पर, अलग अलग रेट पर ठंडा करने में क्या क्या प्राप्त होगा, वही ट्रिपल टी डायग्राम हमको बताता है। तो ट्रिपल टी डायग्राम इंडिकेट्स द टाइम एंड टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑस्टेनाइट, तो ऑस्टेनाइट का बताता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ फुल एनीलिंग इज टू। एनीलिंग का मुख्य काम, प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या है, तो इन्होंने दिया है पहले इंक्रीजेस टफनेस एंड यील्ड पॉइंट। टफनेस किसका प्राइमरी ऑब्जेक्ट है, वो टेम्परिंग का है। रिड्यूसेस डक्टिलिटी एंड रेजिलेंस, तो देखिए एनीलिंग करने से डक्टिलिटी बढ़ती है, घटती नहीं है, तो ये भी आंसर गलत है। रिमूव फॉरेन इम्प्योरिटीज एंड इम्प्रूव सरफेस फिनिश, ये एनीलिंग का कार्य नहीं है। इंक्रीजेस डक्टिलिटी एंड मशीनेबिलिटी, हाँ, तो क्या है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ फुल एनीलिंग का पूरा मुख्य कार्य क्या है, फुल एनीलिंग का मुख्य कार्य होता है इंक्रीजेस डक्टिलिटी एंड मशीनेबिलिटी। ठीक, एनीलिंग के कारण डक्टिलिटी बढ़ती है, मशीनेबिलिटी भी बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, निम्नलिखित पेयर को कंसिडर कीजिए और पेयर मिलाना है। तो सबसे पहले इन्होंने दिया है नॉर्मलाइजिंग, फुल एनीलिंग, मार टेम्परिंग एंड स्फेरोडाइजिंग। देखिए मैंने आपको एनीलिंग, फुल एनीलिंग मतलब होता है परफेक्ट आइसोथर्मल एनीलिंग, जो मतलब लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर गर्म किया जाए, उसके बाद धीरे धीरे ठंडा करते हुए लाएं, तो उसे कहा जाता है फुल एनीलिंग कहा जाता है। अब देखिए इसमें एक प्रोसेस आया है स्फेरोडाइजिंग, क्या होता है, देखिए स्फेरोडाइजिंग क्या होता है, इसमें जो कास्ट आयरन होता है, कास्ट आयरन उसको लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर के आसपास गर्म किया जाता है, और जब उसके जिससे क्या होता है, उसमें जो ग्रेफाइट होते हैं वो छोटे छोटे बॉल्स या ग्लोबुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर इसको ठंडा कर दिया जाता है, तो इसके कारण ग्लोबुलर फॉर्म में ही बने रह जाते हैं। ग्लोबुलर फॉर्म मतलब ग्लोब के आकार मतलब गोल आकार के। तो
उसमें जो हमको उस प्रोसेस को कहा जाता है, इस प्रोसेस कहा जाता है स्फेरोडाइजिंग कहा जाता है। इससे क्या होता है, इससे कास्ट आयरन में थोड़ी सी डक्टिलिटी आ जाती है, क्योंकि कास्ट आयरन काफ़ी ब्रिटल मटेरियल होता है, ठीक। तो इसमें क्या है, इसमें थोड़ी सी डक्टिलिटी आ जाती है, साथ में इसमें क्या हो जाती है, वाइब्रेशन एब्जॉर्व करने की भी प्रॉपर्टी आ जाती है। तो जो कास्ट आयरन होता है उसे इसको वाइब्रेशन एब्जॉर्व कर सकता है, इसे डैम्पिंग कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, डैम्पिंग कहा जाता है, ठीक। तो इन्होंने पिए हो गया स्फेरोडाइजिंग। अब देखिए इन्होंने कहा है कि 4 मिलान दिए हैं, ठीक। इन्होंने कहा है कि कंसिडर हीट ट्रीटमेंट दिया, दूसरा तरफ इफेक्ट दिया है। विच ऑफ द अब पेयर्स आर करेक्टली मैच, ऊपर में कौन कौन से पेयर करेक्टली मैच्ड हैं। नॉर्मलाइजिंग ग्रेन रिफाइनमेंट, तो मैंने अभी आपको बताया कि नॉर्मलाइजन करने पर उसके ग्रेन का क्या है, रिफाइनमेंट हो जाता है, मतलब फाइन परलाइट प्राप्त होता है। तो हाँ, ये कथन सही है, पहला वाले सही, जोड़ी सही है। फुल एनिलिंग यूनिफॉर्म ग्रेन स्ट्रक्चर, जब हम लोग फुल एनिलिंग कर देते हैं तो पूरे के पूरे जो मटेरियल है, जो मास है मटेरियल का, उसमें क्या है, कोर्स परलाइट बन जाता है, और जितने भी उसमें डिफॉर्मेशन है वो सारे समाप्त हो जाते हैं, और बढ़िया सा हमको क्रिस्टल स्ट्रक्चर प्राप्त होता है, एकदम परफेक्ट वाला, ठीक। तो इसको कहा जाता है फुल एनिलिंग। तो हाँ, तो यूनिफॉर्म ग्रेन स्ट्रक्चर, तो ये भी एकदम सही है। तीसरा, मार टेम्परिंग डिक्रीजेस डक्टिलिटी। अगर मार टेम्परिंग मतलब उसमें मार्टेनसाइट का फॉर्मेशन हो जाता है। मार्टेनसाइट का नेचर क्या होता है, हार्ड होता है, ठीक। तो ये क्या है, थोड़ा डक्टिलिटी को क्या है, कम कर देता है, ठीक, लेकिन उसकी हार्डनेस बढ़ जाती है। तो ये भी तीसरा भी सही है कि रिड्यूसेस डिक्रीज डक्टिलिटी, उसकी डक्टिलिटी कम हो जाती है। स्फेरोडाइजिंग मैक्सिमम सॉफ्टनेस, जब स्फेरोडाइजिंग कर जाती है कास्ट आयरन, तो कास्ट आयरन और अधिक सॉफ्ट हो जाता है, ठीक, और उसमें क्या स्फेयर के फॉर्म में ग्रेफाइट कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कथन भी सही है। तो हमारे चारों कथन सही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। ऑस टेम्परिंग इज एम्प्लॉयड टू ऑब्टेन, ठीक। ऑस टेम्परिंग क्यों किया जाता है, हमने बताया था आपको कि ऑस टेम्परिंग जब किया जाता है तब कौन सा स्ट्रक्चर प्राप्त होता है, जब ऑस टेम्परिंग किया जाता है तब हमको जो कौन सा स्ट्रक्चर प्राप्त होता है, बेनाइट स्ट्रक्चर प्राप्त होता है, ठीक। बेनाइट जो होता है सॉफ्ट होता है, जबकि मार टेम्परिंग में मार्टेनसाइट का होता है हार्ड नेचर का होता है, ठीक। तो जब हार्ड नेचर का होता है तो उसकी डक्टिलिटी भी कम हो जाती है, ठीक। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, ऑस टेम्परिंग करते हैं। ऑस टेम्परिंग करने से क्या हम लोग को बेनाइट स्ट्रक्चर प्राप्त होता है जो सॉफ्ट होता है। तो ठीक, तो इन्होंने क्या कहा कि ऑस टेम्परिंग क्यों की जाती है, ठीक। ऑस टेम्परिंग 100% मार्टेनसाइटिक स्ट्रक्चर नहीं, ये इसके लिए मार टेम्परिंग की जाती है। 100% बेनाइटिक स्ट्रक्चर, हाँ ये कथन इसका सही है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। 50% मार्टेनसाइट, 50% बेनाइट, 100% परलाइटिक स्ट्रक्चर नहीं। हम लोग क्या है, 100% बेनाइटिक स्ट्रक्चर प्राप्त करने के लिए ऑस टेम्परिंग की जाती है, ठीक। टेम्परिंग 2 प्रकार की होती है, मार टेम्परिंग, ऑस टेम्परिंग, ये मैं बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन है कि देखिए इन्होंने लिस्ट 1 दिया हुआ है और दूसरा लिस्ट 2 दिया है। लिस्ट 1 में दिया है इफेक्ट ऑफ कूलिंग दिया है, और लिस्ट 2 में दिया है कूलिंग मीडिया दिया है, ओके। और हमको दोनों को मैच कराना है, कब हम लोग कौन सा कूलिंग मीडिया यूज़ करते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया इफेक्ट ऑफ कूलिंग, और लिस्ट में दूसरे कूलिंग मीडियम दिया हुआ है। तो देखिए इन्होंने दिया है मार्टेनसाइट, वेरी फाइन परलाइट एंड कोर्स परलाइट, ठीक। तो देखिए सीधे सीधे समझिए कि हम जिस मीडियम में भी हम इसको क्या करते हैं, क्वेंच करेंगे, उसी प्रकार का हमको स्ट्रक्चर, ग्रेन स्ट्रक्चर प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए हमने अभी आपको बताया था कूलिंग रेट क्या होता है, वाटर, एयर कूल्ड और फर्नेस कूल्ड और ऑयल क्वेंच्ड। तो सबसे पहले सबसे कम कूलिंग रेट किसका होता है, ऑयल क्वेंच्ड का होता है, तो ये नंबर 1 पे कूलिंग रेट। उसके बाद थोड़ा सा अधिक किसका होता है, थोड़ा सा अधिक हम लोग, उसके बाद हमने वाटर का बताया था, और उसके बाद क्या बताया था हमने, उसके बाद एयर और फर्नेस रह गई थी ना। तो देखिए, तो जो सब, अगर हम लोग एयर और फर्नेस की बात करें, तो जो फर्नेस होता है उसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो उसमें किसी चीज़ के ठंडे होने के चांसेस बहुत कम है, मतलब बहुत स्लो कूलिंग होगी। तो अगर हम इन चारों में बात करें तो जो सबसे कम कूलिंग रेट होगी वो किसकी होगी, फर्नेस की होगी। सबसे कम कूलिंग रेट किसकी होगी, फर्नेस की होगी। उसके बाद दूसरा किसकी होगी, एयर की होगी। तीसरी ऑयल की होगी, और चौथा किसकी होगी, वाटर की होगी, ठीक। तो उसी क्रम में हमको इसमें हमको प्राप्त होगा क्या, उसी के अनुसार हमको इसमें अलग अलग कूलिंग रेट मीडियम में हमको अलग अलग प्राप्त होगा, अलग अलग स्ट्रक्चर प्राप्त होगा, ठीक। तो देखिए
इसमें देखिए सबसे पहले क्या है, वाटर क्वेंच्ड। वाटर क्वेंच्ड अगर हम लोग करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, ठीक। अगर हम लोग वाटर क्वेंच्ड करेंगे तो इसमें हम लोग सबसे हाई कूलिंग रेट प्राप्त होगा। तो उसमें क्या प्राप्त होगा, हम लोग को मार्टेनसाइट प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, मार्टेनसाइट। तो ए का क्या हो जाएगा, 1। तो ए का 1 कहाँ दिया है, यहाँ और यहाँ दिया है, ठीक। अगर हम लोग एयर कूल्ड की बात करें तो एयर कूल्ड अगर हम लोग करेंगे तो उसमें क्या है, थोड़ा सा कूलिंग रेट ज़्यादा है। तो एयर कूल्ड में जो हमको क्रिस्टल स्ट्रक्चर प्राप्त होगा वो क्या होगा, फाइन परलाइट प्राप्त होगा। कौन सा परलाइट प्राप्त होगा, फाइन परलाइट। तो क्या हो जाएगा, 2 किसके लिए जाएगा, सी के लिए हो जाएगा। तो सी के लिए 2 कहाँ दिया हो, ए में दिया हो। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। 2 आंसर हमने चूज़ कर लिया। अब बाकी चेक कर लेते हैं। तो बी के लिए 4, बी क्या है, वेरी फाइन परलाइट, तो ऑयल क्वेंच्ड। और डी के लिए 3, कोर्स परलाइट के लिए क्या हो जाएगा, फर्नेस कूल्ड। तो फर्नेस में हम लोग कूलिंग करें तो कूलिंग रेट बहुत स्लो होगा, तो हमको क्या प्राप्त होगा, कोर्स परलाइट प्राप्त होगा। ऑयल क्वेंच्ड करने पर हमको कौन क्या प्राप्त हो रहा था, ऑयल क्वेंच्ड करने पे हमको वेरी फाइन परलाइट प्राप्त होता है। इस प्रकार से हमने चारों को मिला दिया, ठीक। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया ए का 1 हो गया, और बी का क्या हो गया, 4 हो गया, और सी का क्या हो गया, सी का 2 हो गया, और डी का क्या हो गया, 3 हो गया। मतलब मार्टेनसाइट कब बनेगा, जब हम लोग वाटर क्वेंच्ड करेंगे। और वेरी फाइन परलाइट कब बनेगा, जब ऑयल क्वेंच्ड करेंगे। और फाइन परलाइट कब बनेगा, जब एयर कूल्ड करेंगे। और कोर्स परलाइट कब बनेगा, जब हम लोग फर्नेस कूल करेंगे। तो देखिए उसी कूलिंग रेट में इन्होंने रख दिया, ठीक। देखिए यहाँ से जैसे जैसे हम लोग ऊपर बढ़ रहे हैं तो हार्डनेस बढ़ती जाएगी। सबसे कम हार्डनेस किसी होती, कोर्स परलाइट की होगी, फिर फाइन परलाइट की, फिर वेरी फाइन परलाइट की होगी, और मार्टेनसाइट की हार्डनेस सबसे ज़्यादा होगी। तो कूलिंग रेट सबसे ज़्यादा किसका होगा, मार्टेनसाइट के लिए। तो वाटर को इसका कूलिंग रेट सबसे ज़्यादा होगा। उससे कम कूलिंग रेट किसका होगा, उससे कम कूलिंग रेट ऑयल का होगा। उससे कम कूलिंग रेट एयर कूल्ड होगा। सबसे कम कूलिंग रेट किसका होगा, फर्नेस का। तो जैसे जैसे कूलिंग रेट चेंज होता है वैसे जैसे हार्डनेस भी चेंज होती है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑस्टेनाइटिक स्टेनलेस स्टील, ठीक। इन्हें ऑस्टेनाइटिक स्टेनलेस स्टील के बारे में इन्होंने पूछा है। 2 कथन दिए हैं, इस कथन बताना है कौन कौन से कथन करेक्ट हैं। ऑस्टेनाइटिक स्टेनलेस स्टील आर हार्डन बाय एंड स्ट्रेंथन बाय कोल्ड वर्किंग। तो मैंने आपको बताया था जब भी कोल्ड वर्किंग की जाती है तो पदार्थ क्या होता है, हार्ड भी हो जाता है, साथ में उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है। तो हाँ, ये पहला कथन सही है। फिर कोई भी मटेरियल हो सकता है। फिर दूसरा दिया है, ऑस्टेनाइटिक स्टेनलेस स्टील कैन नॉट बी क्वेंच्ड एंड टेम्पर्ड। ऑस्टेनाइटिक स्टेनलेस स्टील को क्या है, ना ही क्वेंचिंग की जा सकती है, ना ही टेम्परिंग की जा सकती है। तो हाँ, ये कथन भी सही है। ऑस्टेनाइटिक स्टेनलेस स्टील को जैसे हम क्वेंच करेंगे वो बहुत अधिक हार्ड हो जाएगा, ठीक। इतना अधिक हार्ड हो जाएगा, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं, उसकी क्या करते हैं, उसको क्वेंच नहीं करते हैं। इतना अधिक हार्ड होकर ब्रिटल हो जाएगा, फिर तुरंत टूट जाने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए इसकी हार्डनिंग नहीं की जा सकती है, ना ही क्या कहते हैं, सॉरी, इसकी ना ही इसको वाटर में क्वेंच किया जा सकता है, ना ही इसकी हम लोग टेम्परिंग कर सकते हैं, ठीक। तो ऑस्टेनाइट की ना तो हार्डनिंग की जा सॉरी ना तो क्वेंचिंग की जा सकती है, ना ही उसकी टेम्परिंग की जा सकती है। तो दोनों कथन क्या है, सही है। तो बोथ बी एंड सी, तो ये कथन भी सही है, ये कथन भी सही है, इसलिए बोथ A 1 and 2। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच वन ऑफ द मोस्ट इज फॉलोइंग मीडियम यूज फॉर द फास्टेस्ट कूलिंग रेट ऑफ स्टील क्वेंचिंग। सबसे तेजी फास्टेस्ट कूलिंग रेट हमको कब प्राप्त होता है, मैंने अभी आपको बताया था। सबसे इन चारों में देखेंगे तो सबसे स्लो कूलिंग रेट किसका है, ऑयल का, ठीक। सबसे स्लो कूलिंग रेट किसका है, ऑयल का। सॉरी, इन चारों में सबसे स्लो किसका होगा, एयर का, देन ऑयल का, देन वाटर का, और देन ब्राइन का। तो ब्राइन का क्या हो, कूलिंग रेट सबसे तेज होगा। सबसे स्लो एयर का, और सबसे फास्ट क्या है, ब्राइन का। तो उन्होंने भाई पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम इज यूज फॉर द फास्टेस्ट कूलिंग रेट। तो फास्टेस्ट कूलिंग रेट के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ब्राइन यूज़ करते हैं, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्राइन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन, आइसोथर्मल एनीलिंग इज मेनली यूज्ड इन अलॉय स्टील टू इम्प्रूव्ड। मैंने बताया था कि एनीलिंग का प्रयोग किस लिए किया जाता है, चाहे आइसोथर्मल एनीलिंग हो या फुल एनीलिंग, दोनों एक ही चीज़ होती है, ठीक। तो कब किया जाता है, तब किया जाता है, उससे क्या है, डक्टिलिटी बढ़ती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डक्टिलिटी। यद्यपि मशीनेबिलिटी भी बढ़ती है, ठीक। यद्यपि इससे क्या है, मशीनेबिलिटी भी बढ़ती है,
लेकिन क्या है, डक्टिलिटी अधिक बढ़ती है। तो डक्टिलिटी इसका ज़्यादा बेटर आंसर होगा। मशीनेबिलिटी में जो इम्प्रूव होता है वो उतना अधिक नहीं होता है। तो आइसोथर्मल अनिलिंग इज मेनली यूज्ड इन अलॉय स्टील टू इम्प्रूव इट्स डक्टिलिटी। यदि डक्टिलिटी किसी मटेरियल का अच्छी है तो उसके टूटने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर नॉर्मलाइजिंग। नॉर्मलाइजिंग के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक, नॉर्मलाइजिंग, इट इज ऑफन अप्लाइड टू केसिंग टू रिलीव स्ट्रेसेस। हाँ, ये कथन क्या है, सही है। क्या है, नॉर्मलाइजिंग का प्रयोग कब किया जाता है? जब हम लोग कास्टिंग कर किसी पर कास्टिंग कर लेते हैं तो अक्सर कास्टिंग में क्या है, उसमें जो मटेरियल है उसका कभी कभी जिस डायरेक्शन साइज का पैटर्न होता है उसी के हिसाब से उसकी कूलिंग होती है। तो अलग अलग के जो पतले भाग होते हैं उनकी कूलिंग बहुत तेज़ी से हो जाती है। जो बड़े मोटे भाग होते हैं यानी चौड़े भाग होते हैं, बड़े भाग, उसकी कूलिंग रेट क्या हो, कूलिंग रेट तो उतनी ही होती है लेकिन उसको कूल होने में कम समय लगता है। तो इससे क्या इंटरनल स्ट्रेसेस डेवलप हो जाती हैं। तो इन इंटरनल स्ट्रेसेस को रिमूव करने के लिए कास्टिंग की नॉर्मलाइजिंग की जाती है। तो हाँ, ये कथन सही है। दूसरा, इट इंक्रीजेज स्ट्रेंथ ऑफ द मीडियम कार्बन स्टील टू सम एक्सटेंट। ठीक, तो इन्होंने कहा है इसके कारण कि कुछ हद तक मीडियम कार्बन स्टील की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो ऑब्वियसली सीधी सीधी बात है कि हार्डनेस थोड़ी सी कम हो जाएगी तो उसकी स्ट्रेंथ क्या है, बढ़ जाएगी। तो दूसरा कथन भी सही है। बेटर सरफेस फिनिश कैन बी ऑब्टेन्ड इन मशीनिंग। देखिए, बेटर सरफेस फिनिश का नॉर्मलाइजेशन से कोई संबंध नहीं है, तो ये कथन इसका गलत है। चौथा क्या है, इट इंक्रीजेस ग्रेन साइज। हाँ, जो भी मटेरियल क्या है, अगर हम लोग उसकी हार्डनिंग हो रखी है, मतलब जो भी मटेरियल होता है उसमें वर्क हो चुका है तो उसके तो ग्रेन स्ट्रक्चर क्या है, फाइन हो जाते हैं। ठीक, तो जब नॉर्मलाइजेशन की जाती है तो उसके ग्रेन स्ट्रक्चर का साइज थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो ये कथन भी चौथा सही है। तो हमसे पूछा कि अगर नॉट करेक्ट हो तो नॉट करेक्ट कौन सा है, सी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग केस हार्डनिंग प्रोसेस रिजल्ट इन चेंज इन कंपोजिशन इन अ स्टील कंपोनेंट। निम्नलिखित में कौन कौन से प्रोसेस है जिसके कारण स्टील कंपोनेंट में चेंज हो जाता है? ठीक, तो देखिए इन्होंने कहा कि कौन कौन से स्ट्रक्चर जिसमें जिसमें क्या होता है कि स्टील कंपोनेंट के स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है, कंपोजिशन। तो इन्होंने पूछा है इसमें कौन कौन से उसके कंपोनेंट में चेंज कर देता है। देखिए, कार्बोराइजिंग में क्या है, स्टील जो भी हमारा स्टील होता है उसको क्या है, एक हम लोग पैक कार्बोराइजिंग करते हैं तो चारकोल से घेर के रखा जाता है। तो वो क्या है, उसकी सतह से अभिक्रिया करके उसका कंपोजिशन चेंज कर देता है। तो हाँ, ये कलर सही है। दूसरा होगा साइनाइडिंग। तो साइनाइडिंग में क्या होता है कि उसको एक साइनाइड के इन्वायरमेंट में रखा जाता है, जिसमें सोडियम साइनाइड के इन्वायरमेंट में रखा जाता है, जिसके कारण उसमें साइनाइड उसकी सतह से ऐड हो जाता है, जिसके कारण कंपोजिशन में चेंज आता है। तो हाँ, ये भी चेंज कंपोजिशन को चेंज कर देता है। तीसरा इन्होंने कहा है नाइट्राइडिंग। तो नाइट्राइडिंग से क्या होता है, नाइट्राइडिंग भी उसमें क्या है, नाइट्रोजन उस आयरन की सतह से अभिक्रिया कर लेता है, जिस कारण उसका कंपोनेंट में चेंजेस आ जाते हैं। चौथा देखिए, फ्लेम हार्डनिंग। फ्लेम हार्डनिंग क्या है, उसकी सतह को क्या करती है, किसी प्रकार का कंपोनेंट चेंज नहीं करती, सिर्फ उसको हीट ट्रीट करके उसको हम लोग एयर में ठंडा कर देते हैं तो उसकी जो सतह है वो थोड़ी सी हार्ड हो जाती है। ठीक, तो इससे क्या है, कोई कंपोनेंट में चेंज नहीं होता है स्टील कंपोनेंट। तो इन्होंने पूछा किस किस प्रोसेस से उस पदार्थ या मटेरियल के क्या है कंपोनेंट में चेंजेस आ जाते हैं। तो कौन कौन से, 1, 2 एंड 3। तो 1, 2 एंड 3 कौन सा है, सी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। ओके, अगले लेते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कूलिंग मीडिया फॉर डिक्रीजिंग कूलिंग रेट इज। वही क्वेश्चन उन्होंने दोबारा पूछ लिया है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ कूलिंग मीडिया फॉर डिक्रीजिंग कूलिंग रेट। डिक्रीजिंग कूलिंग रेट मतलब जिसका कूलिंग रेट सबसे ज़्यादा होगा उसको सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद सबसे कम वाला लिखेंगे। ठीक, तो एयर फिर वाटर, तो ये वहीं गलत हो गया। एयर सबसे, इन दोनों में ही क्या है, कूलिंग रेट वाटर की ज़्यादा होती है, एयर की कम होती है, तो गलत है। यदि वाटर देन एयर देन फ्यूज्ड साल्ट एंड देन ऑयल, तो ये भी गलत है। हम जानते हैं कि ऑयल की क्या है, कूलिंग रेट क्या है, एयर से भी कम होती है, तो एयर को सबसे आखिरी में होना चाहिए, ये भी गलत है। तीसरा, ऑयल फ्यूज साल्ट एयर एंड वाटर, ये भी गलत है, एयर सबसे आखिरी में होना चाहिए इसमें भी। ठीक, दूसरा, वाटर देन ऑयल देन फ्यूज साल्ट देन एयर, ये आंसर इसका सही है। तो कूलिंग रेट जो होना चाहिए वो देन वाटर देन ऑयल देन फ्यूज साल्ट एंड देन एयर। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है
कास्ट आयरन प्रोसेसिंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटलॉग्राफिक स्ट्रक्चर इज बेस्ट सूटेड फॉर डैम्पिंग कैपेसिटी इंजीनियरिंग एप्लीकेशन। डैम्पिंग कैपेसिटी देखिए, इन्होंने पूछा कास्ट आयरन की कौन सी मेटलोग्राफिक स्ट्रक्चर है जो डैम्पिंग कैपेसिटी के लिए बेस्ट है। डैम्पिंग कैपेसिटी मतलब होता है कि वाइब्रेशन एब्सॉर्ब करने की क्षमता, इसको कहते हैं डैम्पिंग कैपेसिटी, मतलब वाइब्रेशन एब्सॉर्ब करने की। तो कास्ट आयरन का में कौन सा माइक्रो स्ट्रक्चर लगाया जाए, मेटलर्जिकल स्ट्रक्चर लगाया जाए जिसके कारण उसमें डैम्पिंग कैपेसिटी बढ़ जाए। ठीक, तो इन्होंने कहा एक्सिस सीमेंटाइट। एक्सिस सीमेंटाइट देखिए, सीमेंटाइट हार्ड होता है और जो हार्ड होता है वो चीज़ वो वाइब्रेशन को एब्जॉर्व नहीं कर सकती, वो उसी प्रकार वाइब्रेशन को आगे ट्रांसफर कर देगी, एब्जॉर्व नहीं करे। तो आंसर ये नहीं है। कार्बन इन टेम्पर्ड फॉर्म, टेम्पर्ड टफनेस फॉर्म, तो इम्पैक्ट स्ट्रेंथ को तो बियर कर लेगी, वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब नहीं करती, ये भी नहीं होगा। सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड तो और हार्ड होता है, तो ये भी क्या है, वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। स्फेरॉइडल फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट, मैंने आपको बताया था कि जब कास्ट आयरन को की स्फेरॉइडाइजिंग की जाती है तो इसमें क्या है, ग्रेफाइट छोटे छोटे फ्लेक्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और ये क्या है, स्फीयर के बन जाते हैं। ये क्या है, वाइब्रेशन को आसानी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इस चैप्टर के लिए इतना ही। तो ये हीट ट्रीटमेंट संबंधित सवाल थे। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी अपनी तैयारी अच्छे से अच्छे कर सकें। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन समय से मिलते रहें। ठीक, यदि आपको इसके पहले की वीडियोस देखना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप इन क्वेश्चंस की PDF चाहते हैं तो उसका लिंक भी आप डिस्क्रिप्शन में पा सकते हैं। साथ में यदि आप चाहें तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा मैंने कई एग्ज़ाम्स की क्वेश्चन पेपर का एक क्वेश्चन बैंक बना दिया है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप वहां से भी जाकर के उस क्वेश्चन पेपर्स को प्राप्त कर सकते हैं, उनको सॉल्व कर सकते हैं। वो आपको किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो फिर मिलेंगे आपके साथ नए वीडियोस में। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी जारी रखिए, क्योंकि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। धन्यवाद।